गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले लेक्चर में C4 साइकिल है सिलेक्ट साइकिल के बारे में पढ़ा था कि जो C4 प्लांट होते हैं वो C3 पादपों की तुलना में क्यों अधिक दक्ष होते हैं और C4 जो साइकिल है उसकी क्या खासियत होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, केम साइकिल। यहाँ जो केम साइकिल होती है, ये केम साइकिल उन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, जो जीरोफाइट्स प्लांट हैं। और जीरोफाइट्स कहां पाए जाते हैं? शुष्क परिस्थितियों में, जहां पर पानी कम पाया जाता है। तो ये शुष्क परिस्थितियों में पाए जाने वाले पादप होते हैं। शुष्क या अर्ध शुष्क परिस्थितियों में जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? जीरोफाइट्स होते हैं, जहां जल की कमी पाई जाती है। तो केम साइकिल इन्हीं जीरोफाइट्स प्लांट के अंदर पाई जाती है। और यहां पर जो CO2 का स्थिरीकरण होता है, ये CO2 का स्थिरीकरण, अब तक हमने पढ़ा था कि CO2 का जो स्थिरीकरण हो रहा है, ये स्थिरीकरण की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहें या स्थिरीकरण कहें, कब हो रही है? डे के टाइम में। तो यहाँ पर जो CO2 के स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है यहाँ उल्टी होती है, नाइट के टाइम में होती है। जो वातावरणीय CO2 है, एटमॉस्फेयर की जो CO2 होती है, इस वातावरण की CO2 का जो स्थिरीकरण होता है वो नाइट के टाइम में होता है, या फिर कहें अंधकार में होता है। नाइट है तो अंधकार भी होगा, तो यहाँ पर नाइट के टाइम में होता है। तो जो यहाँ पर जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, शुष्क या मासल प्लांट्स होते हैं, मासल प्लांट में आपने नॉट फनी, कैक्टस, जो मासल प्लांट होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर डे के टाइम में तो स्टोमेटा रहते हैं बंद। डे टाइम में जो स्टोमेटा होते हैं ये स्टोमेटा होते हैं क्लोज्ड। लेकिन नाइट टाइम में, यहां पर स्टोमेटा होते हैं ओपन। और जब नाइट के टाइम में स्टोमेटा ओपन है तो जो एटमॉस्फेयर की CO2 है, तो इस CO2 भी कब जाएगी प्लांट के अंदर? स्टोमेटा के जरिए, नाइट के टाइम में। तो नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं, इसीलिए इस CO2 का जो स्थिरीकरण होता है वो नाइट के टाइम में होता है, या फिर कहें अंधकार के अंदर होता है। तो यहाँ पर दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो होती है अम्लीकरण की प्रक्रिया और दूसरी होती है विअम्लीकरण की प्रक्रिया। यहां पर जो केम साइकिल है, ये केम साइकिल दो स्टेप के केम साइकिल यहां पर दो चरणों में संपन्न होती है, दो चरणों में संपन्न होती है। एक अम्लीकरण की प्रक्रिया के द्वारा और दूसरा विअम्लीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो अब यहाँ पर जो केम साइकिल इन दो चरणों में संपन्न हो रही है, तो ये जो केम साइकिल है वो होती किन के अंदर है? कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर यहाँ पर होती है? तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको क्रेसुलेरियन जो कुल पाया जाता है, एक फैमिली पाई जाती है क्रेसुलेशी, और इस क्रेसुलेशी फैमिली में आते हैं अधिकतर मासल प्लांट, जो मासल पौधे हैं। तो यहाँ ये जो मासल प्लांट इस क्रेसुलेशी फैमिली के अंदर आते हैं, इनके अंदर ही इस केम साइकिल को खोजा गया था। इसकी जो खोज की गई थी इस क्रेसुलेशी फैमिली के सदस्यों में की गई थी, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? क्रेसुलेरियन एसिड मेटाबॉलिज्म नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मेनली जो अम्ल होते हैं, इन अम्लों से ही यहाँ पर इसकी कंप्लीट मेटाबॉलिज्म संपन्न हो रही है। तो यहाँ क्रेसुलेशी फैमिली के अंदर यहाँ पर आते हैं ब्रायोफिल्लम, कैलेंको, सीडियम। इसके अलावा क्रेसुलेशी के पादपों के अलावा कौन कौन से? ब्रायोफिल्लम, सीडियम
आर्किड। तो यहाँ पर ये ऐसे प्लांट है जिनके अंदर यहाँ केम साइकिल चलती है। तो यहाँ पर जो अम्लीकरण की प्रक्रिया होती है वो कब होती है? नाइट के अंदर, या कहें अंधकार में। और यहां पर जो विअम्लीकरण की प्रक्रिया होती है वो होती है डे के अंदर, प्रकाश में। तो यहां ये दोनों की दोनों रिएक्शंस होती कैसे हैं, संपन्न कैसे होती हैं? तो यहां देखते हैं फर्स्ट डे टाइम में, सॉरी फर्स्ट देखते हैं हम नाइट टाइम में, NIGS, नाइट टाइम में। रात के समय में अंधकार में क्या होता है कि यहां पर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में क्या होता है, जो यहां पर कार्बोहाइड्रेट होती है, यहां जो कार्बोहाइड्रेट होती है, ये कार्बोहाइड्रेट इस ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के द्वारा यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाती है, यहां ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाती है। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, ये यहां फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाती है। जब यहां पर ये कार्बोहाइड्रेट फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्टूडेंट्स हमने इससे पहला जो लेक्चर देखा है उसके अंदर हमने केम साइकिल देखी है। तो केम साइकिल में क्या था, जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट था, ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट किसको ग्रहण कर रहा था, CO2 को। CO2 का पहला ग्राही था ये। तो यहां पर इस PAP के द्वारा इस CO2 को ग्रहण कर लिया जाता है। तो वही प्रोसेस यहां होगी, क्योंकि जो जिसका जो काम है वो तो वही काम संपन्न करेगा। तो यहाँ पर जो PEP होती है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट होता है, तो ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट क्या करता है, इसका होता है यहाँ पर फिर PEP का होता है कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है, PEP का कार्बोक्सिलेशन होगा। जब यहाँ पर PEP का कार्बोक्सिलेशन होता है, PEP प्लस CO2, तो यहाँ जल भी काम में आता है। और ये कार्बोक्सिलेशन किसकी उपस्थिति में होता है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, यही था पहले भी। तो इसकी उपस्थिति में यहाँ इसका कार्बोक्सिलेशन होगा। और कार्बोक्सिलेशन के बाद में क्या बना था, 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पहला स्थायी उत्पाद बना था, किसमें, C4 साइकिल में। तो यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ H3PO4 का भी सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर निर्माण होता है। अब इस कार्बोक्सिलेशन के कारण यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अम्ल का निर्माण हो गया। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहां पर मैलिक डिहाइड्रेज की उपस्थिति में, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मैलिक एसिड। ये यहां मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। यहां पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में चेंज हो जाती है। यहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा प्राप्त होती है NADPH2 से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH+ में। तो यहां ये ऊर्जा NADPH2 से प्राप्त होती है। अब यहां पर जो NADPH2 उपस्थित है, ये NADPH2 कहां से मिलता है, तो हमने पढ़ी है ग्लाइकोलाइसिस।
और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इस ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में किसका निर्माण होता है? NADPH2 का निर्माण होता है। तो ये जो ऊर्जा है यहाँ पर इसके अपचयन के लिए कहां से मिलती है? ग्लाइकोलाइसिस से उत्पन्न जो NADPH2 है वहां से मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये मैलिक अम्ल बना है, ये मैलिक अम्ल संचित हो जाता है। मैलिक अम्ल का क्या हो जाएगा? संचय हो जाएगा। और संचय किसमें हो जाएगा? वैक्यूल्स के अंदर। जो वैक्यूल्स होती हैं, इन वैक्यूल्स के अंदर यहाँ पर इनका संचय हो जाएगा। ये पूरी की पूरी रिएक्शन कहां हो रही है? नाइट के टाइम में। वातावरण की CO2 है, स्टोमेटा खुले हैं, क्योंकि स्टोमेटा क्या है? ओपन। तो ओपन स्टोमेटा की वजह से यहां पर ये इसको रिसीव कर लेगा। स्टोमेटा ओपन होने की वजह से वातावरण की CO2 को किसने रिसीव कर लिया? PEP ने। और यहाँ पर PEP के निर्माण के बाद में इसका कार्बोक्सिलेशन हुआ, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण हुआ। अब ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर ये कहाँ जाकर? वैक्यूल्स के अंदर जाकर के ये संचित हो गया। कंप्लीट रिएक्शन नाइट के टाइम में होगी। अब डे में क्या होगा? डे टाइम में जैसे ही डे हुआ, प्रकाश आया, तो यहां पर जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज्ड। स्टोमेटा हो जाते हैं क्लोज्ड। अब ये स्टोमेटा जब क्लोज्ड हो गए तो वातावरण से कांटेक्ट खत्म। वातावरण से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। तो वातावरण से जब कांटेक्ट खत्म हो जाता है तो यहाँ जो वैक्यूल्स के अंदर जो संचित मैलिक अम्ल था, अब ये मैलिक अम्ल क्या होगा? अब ये मैलिक अम्ल टूटेगा पाइरुविक अम्ल के अंदर। तो यहाँ पर जो मैलिक एसिड होता है, ये मैलिक एसिड यहाँ डे टाइम में मैलिक एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक एंजाइम की उपस्थिति में या PEP कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में या PEP डीकार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में। तो यहां पर PEP डीकार्बोक्सिलेज की उपस्थिति या मैलिक एंजाइम किसी की भी कारण से इस मैलिक अम्ल का क्या होगा? विघटन होगा। जब इस मैलिक अम्ल का यहाँ पर विघटन होगा तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा पाइरुविक अम्ल। यहाँ पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है और पाइरुविक अम्ल के साथ साथ यहाँ पर बनेगी CO2। डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है तो मैलिक अम्ल से CO2 कहाँ चली जाएगी? बाहर। एक चीज यहाँ पर और होती है, जो यहाँ पहले ऊर्जा का यूज हुआ था, ये यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वापस से जितने यूज यहाँ पर NADPH2 लिए गए थे वो हमको वापस प्राप्त हो जाते हैं। अब हमारे पास में CO2 प्रेजेंट है, क्योंकि CO2 की आवश्यकता है डे के टाइम में। अब यहाँ ये जो प्रोसेस हुई है, यहाँ पर ये जो क्रिया हुई है मैलिक अम्ल से पाइरुविक अम्ल का निर्माण, तो ये जो प्रक्रिया हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर CO2, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विअम्लीकरण। मैलिक अम्ल का जो निर्माण की प्रक्रिया थी वो कहला रही थी अम्लीकरण, और इसके टूटने की जो प्रक्रिया है वो कहला रही है विअम्लीकरण। तो ये विअम्लीकरण की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? दिन के समय में प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब जो यहाँ पर पाइरुविक अम्ल है, ये पाइरुविक अम्ल, CO2 तो यूज में आएगी, तो ये पाइरुविक अम्ल
वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीईपी में, और वापस से यही रिएक्शन यहाँ पर वापस से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पायरुविक अम्ल के साथ साथ यहाँ पर CO2 प्रेजेंट है, और ये CO2 प्रेजेंट कहाँ जाएगी, C3 साइकिल में, ये C3 साइकिल में पहुंच जाएगी, यहाँ RuBP उपस्थित है, तो यहाँ C3 साइकिल होगी, इसकी वजह से शुगर का निर्माण होगा, और शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होगी, और ये स्टार्च पायरुविक अम्ल और ये सभी किसमें चेंज हो जाएंगी, यहाँ पर पीपी में। तो ये पूरी प्रक्रिया इस प्रकार चलती है। तो यहाँ पर जो नाइट के टाइम में, सॉरी डे के टाइम में जो स्टोमेटा क्लोज्ड थे, वहां इस बी अम्लीकरण से CO2 की पूर्ति कर रहे हैं। तो ये बी अम्लीकरण इसलिए होता है डे के टाइम में। तो इसको एक बार रेखीय डायग्राम के द्वारा देखते हैं। यहां पीईपी उपस्थित है, ये पीईपी किसके अंदर चेंज हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर चेंज होगा। और कब होगा, जब ये वातावरण की CO2 को लेगा। यहां पर वातावरण की CO2 काम आ रही है, यहां जल काम आ रहा है, और शायद से उत्पाद के रूप में निकल क्या जाएगा, H3PO4। तो ये यहां से उत्पाद के रूप में निकल जाएगा। अब ये क्रिया कब चल रही है, नाइट में। यहां नाइट के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब यहां ये ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होगी, मैलिक अम्ल के निर्माण के टाइम, यहाँ मैलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल किसमें हो गया, मैलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ NADPH2 का यूज हो जाएगा। अब इसके बाद में जो क्रिया संपन्न होगी, ये क्रिया संपन्न होगी डे के टाइम। डे मैलिक अम्ल आ गया, मतलब प्रेजेंट है। अब ये मैलिक अम्ल, यहां से मैलिक अम्ल क्या होगा, टूटेगा। किस किस में, पायरुविक अम्ल में, और साथ ही साथ CO2 में, मैलिक एंजाइम की उपस्थिति में, या फिर पीईपी डिकार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में, और यहां हमको वापस से NADPH2 प्राप्त हो जाएगा। वापस से NADPH2 प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो CO2 है, ये CO2 कहां चली जाएगी, यहां जो C3 साइकिल चल रही है, यहां C3 साइकिल के अंदर ये CO2 चली जाएगी। इधर से यहां RuBP उपस्थित है, अब यहां इससे क्या बन जाएगी, शुगर। C3 साइकिल से इधर शुगर का निर्माण हो गया। इधर ये जो पायरुविक अम्ल है, ये पायरुविक अम्ल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीपी में, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर ये चेंज हो जाएगा। यहां से ये स्टार्च में चेंज होगी, यहां इधर ये पायरुविक अम्ल आ गया। डे के टाइम की प्रक्रिया क्या हो गई, फिनिश। डे से नाइट आ गया। नाइट आने के बाद में अब यहां जो ये स्टार्च है कंप्लीट, इससे क्या किसका निर्माण हो गया, स्टार्च का। अब ये जो स्टार्च है ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पीईपी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि यहां इससे पहले किसकी क्रिया होगी, ग्लाइकोलाइसिस की।
जब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होगी तो इससे किसका निर्माण होगा? कार्बोहाइड्रेट का। तो यहां कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा और ये कार्बोहाइड्रेट, अगर इस रिएक्शन को ऐसे ना करके ऐसे लिखें तो क्या ज्यादा बेटर होगी? कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट से वापस से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का निर्माण होगा। तो एट लास्ट हमारी जो केम साइकिल है वो केम साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम C3 और C4 जो साइकिल होती हैं उनके अंदर अंतर क्या क्या होते हैं? C3 और C4 साइकिल के अंतरों की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ कुछ इनके अंदर अंतर पाए जाते हैं, तो देखते हैं वो कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं C3 और C4 पादपों में। C3 प्लांट और C4 प्लांट। पहला अंतर, तो यहां पर जो C3 पादप पाए जाते हैं इन C3 पादपों में जो संरचना पाई जाती है वो संरचना कैसे होती है? सामान्य। लीफ के अंदर जो संरचना पाई जाती है वो कैसी होती है? सामान्य। यहां कैसी होती है? क्रेंच या क्रॉन्ज शारीरिक की होती है। क्रेंज या क्रॉन्ज शारीरिक की होती है। तो पहले बात तो इनकी संरचना में ही अंतर पाया जाता है। दूसरा, यहां जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यहां जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इस क्लोरोप्लास्ट ये कैसा होता है? सामान्य। और यहां मीजोफिल के अंदर तो सामान्य मिलेगा, लेकिन बंडल शीथ के अंदर कैसा होता है? असामान्य। और असामान्य वहां क्या उपस्थित होता है? केवल वहां पर लेमिली उपस्थित होती है। ग्रेना नाम में मिलकर के लेमिली उपस्थित होती है। और लेमिली किसकी बनी होती है? केवल थैलेकॉइड की। तो यहां पर थैलेकॉइड उपस्थित होते हैं, या फिर ये कहें कि थैलेकॉइड जालकावत रूप में मिलते हैं। थैलेकॉइड जालिकावत रूप में उपस्थित होते हैं। तो यहां थैलेकॉइड जालकावत रूप में उपस्थित होते हैं। यहां पर C3 पादपों में स्टार्च एब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। यहां क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च एब्सेंट होगा और यहां स्टार्च क्या होगा? उपस्थित। यहां पर स्टार्च उपस्थित होता है। C3 पादपों के अंदर क्लोरोप्लास्ट में द्वैरूपता उपस्थित नहीं होती, द्वैरूपता उपस्थित नहीं होती, लेकिन यहां पर उपस्थित होती है, क्योंकि जो मीजोफिल है, मीजोफिल में तो सामान्य मिल रहा है और बंडल शीथ में यहाँ पर असामान्य प्रकार का होता है, जहां पर ग्रेना एब्सेंट होता है। तो यहाँ द्वैरूपता उपस्थित नहीं होती और यहाँ द्वैरूपता उपस्थित होती है। यहाँ जो CO2 होती है, इस CO2 का जो स्थिरीकरण हो रहा है, यहाँ CO2 का जो स्थिरीकरण होता है, ये स्थिरीकरण एक बार होता है, लेकिन यहां CO2 का स्थिरीकरण 2 बार होता है। स्थिरीकरण 2 बार होगा यहाँ पर मीजोफिल में और दूसरी बार बंडल शीथ के अंदर। नेक्स्ट, C3 पादपों के अंदर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। टेम्परेचर को घटा दें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहां उल्टा होता है। अगर हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया? घटा दिया, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट यहां पर बढ़ जाता है। तो यहां से जो प्रक्रिया है यहां कैसी होती है? उल्टी होती है। नेक्स्ट, यहां पर C3 पादप फोटोसिंथेसिस में कम दक्ष होते हैं। इनकी तुलना में तो ये कैसे होते हैं? ज्यादा दक्ष। किसमें? फोटोसिंथेसिस में। क्योंकि यहाँ पर C3 साइकिल भी चल रही है और C4 साइकिल भी चल रही है। यहाँ दोनों चलती हैं। यहाँ केवल कौन सी चलती है?
C3 साइकिल चलती है, यहाँ दोनों उपस्थित होती हैं। यहाँ CO2 का जो ग्राही होता है, CO2 का ग्राही यहाँ पर कौन सा होता है, RuBp, और यहाँ जो CO2 का ग्राही होता है वो कौन सा होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP। नेक्स्ट, यहाँ CO2 के अपचयन के लिए, जब CO2 का अपचयन हो रहा है तो यहाँ इस CO2 के अपचयन के लिए यहाँ पर 3 ATP काम में आती हैं प्लस 2 NADPH2 काम में आते हैं, NADPH2 यूज आते हैं। यहाँ 5 ATP काम में आती हैं और 2 NADPH2 काम में आते हैं। तो बच्चों एक NADPH2 में होते हैं 3 ATP, 3 और इंटू 6, तो यहाँ कितने काम आ रहे हैं, 9 ATP, 5 प्लस 6, यहाँ कितने आ रहे हैं, 11 ATP काम में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, नेक्स्ट लेक्चर में।